नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया 27th अमेंडमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं से जब हम जायज़ा लेते हैं तो अल्टीमेटली जब इसको एक कंक्लूजन की शक्ल में देखना मकसूद हो तो तसव्वुर और हकीकत का जो पैमाना होता है वो ये होता है कि जो अगराज़ व मकासद जिसके लिए एक आइन को तब्दील किया जा रहा है, क्या वो अगराज़ व मकासद जो है उसको हासिल करने में वो तरमीम जो है वो कामयाब हो सकेगी कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आपकी कामयाबी का जो दारोमदार है और पैमाना जो है वो ऑब्जेक्टिव को लेकर होता है, जो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका मुहर्रक होता है किसी अमल को करने का। इससे ज़्यादा अहम अमल कोई और नहीं हो सकता कि आइन को तब्दील करना है। लिहाजा उसके जो अगराज़ व मकासद हैं उसका ना सिर्फ पहले से तयन होता है और उसके हसूल ही उसकी कामयाबी की ज़मानत तस्वर किया जाता है। इस तरह जब 27th अमेंडमेंट के हवाले से हम मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो इनमें से एक जाविया जो मैं पोलिटिकल साइंस के तालब इल्म के तौर पर देखता हूँ वो ये है कि क्या ये आइनी जो तरमीम है क्या ये अपने अगराज़ व मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। और यकीनी बात है कि इसके अगराज़ व मकासद के अंदर जो है वो एक ऐसे अदल व इंसाफ के निज़ाम को तश्कील देना है जो हुकूमत वक़्त के लिए जो है वो एक ऐसे अमल का आइनादार बन सके कि जहाँ पर जो है वो जो फ़ैसला साजी का जो आइन के मतलब फ़ैसला साजी का जो अमल है वो इतना साफ़ और शफाफ और ताकतवर हो सके कि उसके नतीजे के अंदर किसी ऐसे अमल का कोई अंदेशा बाकी ना रहे कि किसी भी नतीजे फैसले के नतीजे के अंदर कोई गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए या किसी सियासी रहबर और रहनुमा को जो है वो सज़ा और जजा के उससे इंतकाम का जो है वो तस्वर कायम होता हुआ नजर आए। अब यहाँ पर जाकर मेरे नज़दीक जो है वो जितने अगराज़ व मकासद हैं अगर मैं उसको सिर्फ उस नुक्ता नज़र से देख लूँ जिस नुक्ता नज़र से हुकूमत वक़्त ने ये आइनी तरमीम की है और मैं ये समझूँ कि हुकूमत ने वो अहदाफ जो है वो आइनी तरमीम के ज़रिए वो हासिल कर लिए हैं कि जो वो हासिल करना चाहती थी, यानी कि एक ऐसी अदलिया का क़याम जिसके नतीजे के अंदर जो है वो अदल व इंसाफ का निज़ाम जो है वो किसी इस्तेहसाल का ज़रिया ना बने बल्कि आइन के अंदर जो है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से मुल्क और कौम के लिए मस्बत और हुकूमत के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी का सबब बने। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है उस निज़ाम का जो एक अहम पहलू है वो मेरे नज़दीक जो है वो उसका जब तक एड्रेस नहीं होता उस वक्त तक मैं कैसे नतीजा अखज़ कर लूँ कि वो अगराज़ व मकासद हासिल हो जाएंगे जिन अगराज़ व मकासद के अंदर जो है वो हम हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अगर हम किसी निज़ाम के अंदर जाकर देखते हैं कि किसी निज़ाम का मुहर्रक कुछ और है, एक्शन कुछ और होता है, यानी कि जो एक्शन है वो डिटर्मन होता है बिहाइंड द जो सीन फैक्टर्स होते हैं जो उस अमल को तश्कील दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर जाकर जो भी अमल होता है अदल इंसाफ के निज़ाम के हवाले से वहाँ पर जो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक अदल इंसाफ के निज़ाम के अंदर वो तमाम फ़ैसले जो हुकूमत वक़्त के नज़दीक जो है वो एक ऐसे फ़ैसले थे जो उन्हें इस तब्दीली को लाने का सबब बने। क्या वो फ़ैसले जब वो अदल इंसाफ के निज़ाम के वजह से हुए कि जिसको इस्लाह के लिए दुरुस्त कर दिया जाता है, या उस निज़ाम के अंदर जिन्होंने ये फ़ैसले दिए क्या ये उनकी सोच और फ़िक्र के अक्कासी करते थे, लिहाजा एक ऐसे नए इदारे की तश्कील की ज़रूरत थी जहाँ पर जो है वो सोच और फ़िक्र को जो है वो परवान चढ़ने से रोका जा सके। जब पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के अंदर हमें एक हकीकत के तौर पर जो है वो इस निज़ाम को भी जो आज गवर्नमेंट कहती है एक हाइब्रिड निज़ाम है, उस निज़ाम से मुतल्लक जो है जो फैसला साजी के अमल जो है उसके अंदर जो है वो जिसका किरदार जिस इदारे के हवाले से दिया जाता है, कहा जाता है कि वो निज़ाम को तश्कील भी देते हैं, चलाते भी वही हैं। और इस निज़ाम के हवाले से अगर अदल इंसाफ के निज़ाम के अंदर जो बाकी जो फ़ैसले किए गए उस निज़ाम के अंदर फ़ैसला करने की एक बुनियादी वजह आइनी तरमीम थी जो 8वीं तरमीम के तहत की गई, उसका जो है वो इस्तेमाल किया गया। दूसरा जो है वो इस निज़ाम के अंदर कहा गया कि जो अदल इंसाफ के निज़ाम के अंदर जो है वो एक ऐसा अमल किया गया जिसके अंदर अदल इंसाफ के निज़ाम ने जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट को एक मार्शल द्वार के अंदर भी हुकूमत को जब वो आइन के अंदर तब्दीली का इख्तियार दिया। अब ये वो काम जो है वो क्या जो एक फांसी की सज़ा दी गई भुट्टो को, या इसी तरह जो दीगर अदल इंसाफ के निज़ाम की जब असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया, गुलाम इसहाक़ की तरफ बेनज़ीर की असम्बली को जो डिज़ोल्व किया गया उसको बहाल नहीं किया गया, लेकिन नवाज शरीफ असम्बली की अमली को बहाल करने का ये तमाम फ़ैसले क्या उस निज़ाम के अंदर काम करने वाले निज़ाम के असूलों के तहत किए गए या उस निज़ाम के जो फैसला करने वाले थे उन्होंने अपनी सोच और फ़िक्र के तहत किए। तो मेरा भी यहाँ पर
जो अलमी है कि जब हम माजी के अपने तलख तजर्बात की निशानदेही करके उसको कुरेदते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं और उसके नतीजे में कोई अगर मनफी नतीजा हासिल करता है तो उसकी बुनियाद वहाँ पर जो है वो तलाश की जाती है। तो वो तलाश ये होता है कि उस वक़्त का जो निज़ाम अदल था, उस निज़ाम अदल को उसकी अपनी ताकत के तहत जो है वो फ़ैसला साजी के जो हक़ है उससे महरूम कर दिया गया। और उन अफराद को जो है जिन्होंने ये फ़ैसले दिए वो एक ऐसे ज़ेर साया क़ुव्वतों के थे कि जिसके नतीजे के अंदर वो फ़ैसले जो है वो करवाए गए। तो क्या अगर इस आइनी तरमीम के तहत वो तमाम ज़ेर साया क़ुव्वतें जिनके तहत ये फ़ैसले किए जाते हैं या वो तमाम अमल जिसके ज़रिए अदल इंसाफ के निज़ाम को जो है वो किसी ख़ास फ़ैसले तक पहुँचने पर जो है वो मजबूर किया जाता है या वो मजबूर हो जाता है, तो क्या वो तमाम पहलू जो है हम उससे निजात हासिल करने में कामयाब हो। और अगर ये कहा जाता है कि सियासी निज़ाम के अंदर जो अदल इंसाफ का मुदाखलत है उसकी बुनियादी वजह उनका जो है वो सियासी वाबस्तगी है, तो यहाँ पर अमल जो है वो क्या सियासी वाबस्तगी के तहत जिन जजों को मंसूब करते हैं अदल इंसाफ के, उन्हीं जजों के ज़रिए अगर हम एक नई कॉन्स्टिट्यूट कोड बना दें कि क्या उनका जो सियासी वाबस्तगी का होना जो है वो कलअदम करार पा जाएगा। तो मेरे में जो सोच और फ़िक्र के तहत अगर रूट काज तलाश करनी है, जब तक रूट काज उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे उस वक्त तक निज़ाम के अंदर बेहतरी लाने का कोई अमल जो है वो नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में रूट काज जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो शुरू हो जाती है उन जजों की तकर्री के लिहाज से, जहाँ पर वाबस्तगियों की बुनियाद पर या मफादात की बुनियाद पर जो है अहलियत को नज़रअंदाज करके जो है वो हमें जो है वो जजों का इंतखाब किया जाता है। ये हमारी रिसेंट पास की जो बदतरीन मिसाल है कि जिसके अंदर जो है वो एक लॉ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि जी मैंने वोट दिया है, इसलिए दिया है कि मुझे कहीं से और को उसको जो है वोट देने का हक है और मेरे वोट से वो उसका जज बनना ज़रूरी। तो जब जज इस तरह बनाए जाते हो कि जहाँ पर आप अपने वोट का इस्तेमाल अपनी ज़मीर के बजाय जो है वो किसी और के ज़रिए असर होकर फैसला करें, तो वहाँ पर असल मसला जो है फिर वो फैसला साजी जजों का नहीं रहता, वो उस अमल का रहता है जो जजों की तकर्री का सबब। तो हमने यहाँ पर पूरी आइनी तरमीम के अंदर जो है वो जजों के तकर्री के हवाले से जो है वो कोई ऐसा लाहेमल इख्तियार नहीं है कि हमें इनपुट जो है वो ऐसा हासिल हो सके। अब जो मुंतखब अरकान है उसके अंदर से आपने जब इंतखाब करना है तो यानी कि बात है कि अगर आप किसी के लिए इंतखाब का बनना चाहते हो तो उस इंतखाब को बनने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी सोच और फ़िक्र से जो है वो मुमासलत पैदा करते हो। मतलब वक़्त के अंदर ये एक अलमिया होता है कि जब वो फैसला साजी करती है तो वो ये एक अमल करने से पहले ये तसव्वुर कर लेती है कि वो एक ऐसा अमल इख्तियार ना कर ले कि जिसके नतीजे के अंदर जाकर जो उन्हें किसी नुकसान का सामना करना पड़े। तो अपने इस अंदेशे की बुनियाद पर जब वो जजों का इंतखाब करेगी तो मेरे में वहाँ जाकर वो अलमिया फिर उसी तरह जन्म लेंगे जहाँ सुप्रीम कोर्ट की तश्कील के वक्त जजों की तकर्री के वक्त होता है। तो इसे कहते हैं जब पिक्स एंड चूज, जब विजन जो है या एक प्रिंसिपल जो है वो पस मंज़र में चले जाएँ और मफादात जो है वो आगे आ जाए और जो फैसला साजी है उस पर बैरूनी अवामिल जो है वो असरअंदाज होते हो। तो मेरे में यहाँ पर जो इस्लाह की ज़रूरत है वो बैरूनी अवामिल जो असरअंदाज होने वाले हैं उसको ख़त्म करना था। और जो निज़ाम के अंदर एक जज की वाबस्तगियों से मतलब जो सोच और फ़िक्र थी उसको ख़त्म करना मकसूद था। और जब तक हम ये अमल इख्तियार नहीं करते तो मेरे ख्याल में हमें अपना जो मकसद है कि एक ऐसे निज़ाम के तहत हम मुल्क का नज़्म व नस्क चलाएँ कि जहाँ पर फ़ैसला साजी बिलखसूस वो फ़ैसला साजी जो आइन के ज़ाब्तों से मुतल्लिक़ हो, उसके अंदर हमें कोई बहाम ना पैदा हो, उसके अंदर हमें कोई ऐसा तसव्वुर ना पैदा हो कि जहाँ पर हुकूमत को फेवर किया गया या किसी को इसके नुकसान का ज़रिया बनाया गया। हमारी माजी की जो तारीख़ है उसके अंदर जजों ने ख़ुद अदल इंसाफ के निज़ाम के अंदर बैठे हुए अफराद ने ये इकरार किया कि उनके वजह से जो फ़ैसला साजी का अमल किया गया वहाँ पर जो है वो आइन के तशरीह के तकाज़ों को जो है वो या आइन के असूलों को जो है वो इन्हिराफ किया गया। तो उन्हीं में से अगर कोई फ़र्द जो है वो एक आला अदलिया के से बाला तर एक अलहदा इदारे के अंदर उसकी रुकनीत हासिल कर लेता है तो मेरा फिर यहाँ पर जो सवाल पैदा होगा वो इसी तरह का पैदा होगा कि वहाँ पर भी आज इंसाफ जो है वो हुकूमत वक़्त जो है वो एक नए अदारे को तश्कील देकर, क्योंकि वहाँ पर उसका दायरा कार जो है वो अब वसी हो जाएगा, वो अब पूरे का पूरा इदारा जो है उसकी सोच और फ़िक्र के तहत तश्कील पाएगा। वहाँ पर जो एक एग्जिस्टिंग इदारा था जो इंसाफ के निज़ाम के हवाले से यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर उसको इस लिहाज से जो है वो मुकम्मल यकसुई जो है वो हासिल नहीं थी। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर हुकूमत की जो यकसुई का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा वसी हो जाएगा। और यही वो पहलू है कि जो एक निज़ाम के अंदर हम भूल जाते हैं और जिस निज़ाम की पूरी तारीख है कि जब तक हम रूट काज को ट्रीट नहीं करेंगे उस वक्त तक निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं होगा। यही वजह है कि जब कोई बीमारी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है तो बीमारी का जो है उसका इलाज ये नहीं होता कि जहाँ बीमारी नज़र आ जाए उसके अंदर
अब उसको जो है वो छुपा दें। बीमारी का बेहतरीन तरीका, शफा देने का तरीका ये है कि उसकी रूट काज तक पहुँचाए और रूट काज को ख़त्म किया। तो मेरे ख्याल में 27th अमेंडमेंट अगर मैं इसको कंक्लूड करूँगा तो अनफॉर्चुनेटली आई विल से दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रीट द रूट काज। और आइंदा भी यही होगा कि जब हुकूमत वक़्त को साथ किसी एक ऐसे अमल से गुजारना मकसूद होगा कि जो हुकूमत वक़्त के मफादात को नुकसान पहुँच सकता हो, या किसी एक तो मेरा वो अमल जो है वो तश्कील पा जाएगा जिस तरह माजी में तश्कील पाता रहता है। तो काश हम उस निज़ाम को उन खामियों से दूर करने की कोशिश करते। और वो जो लफ्ज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसके अंदर कहा जाता है कि अदल इंसाफ के निज़ाम को जो वो हर तरह के असर नफाज मफाद से बालातर होकर अपने फैसला अंजाम देने की सलाहियत होनी चाहिए। तो मेरा में यहाँ पर असर भी है, मफाद भी है। तो जब ये असर अंदाज होने वाले अवामिल मौजूद हैं तो फिर अदल इंसाफ की 27th अमेंडमेंट हमें कैसे मस्बत नताइज देगी, ये सोचने की बात है। और मेरे नज़दीक जहाँ मेरी सोच है कि अलमिया पाकिस्तान का वहीं से शुरू होता है कि जहाँ पर जब अदल इंसाफ के निज़ाम को जो है वो एक आज़ाद अदलिया के कॉन्सेप्ट के तहत हम तश्कील देने की बजाय अपने सोच और फ़िक्र के तहत जो है उसको तश्कील देते हैं। तो जब मफादात या सोच और फ़िक्र किसी निज़ाम को तश्कील देती है तो वो एक लोकल दायरे तक महदूद रह जाती है। जो विजन और प्रिंसिपल डिटर्मिन करते हैं तो डैट बिकम द यूनिवर्सल। और अनफॉर्चुनेटली 27th अमेंडमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल any principle, rather it is based on the thinking, vision, desire, aspiration, fear of a ruling elite. Thank you very much.